हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर कोड A345 का आज होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हाजिर है आपका भाई अपने वादे के मुताबिक एक मास्टर वीडियो के साथ। दोस्तों, इस मास्टर वीडियो में मैंने जो है आपका चारों यूनिट का अध्ययन किया है इकोनॉमिक्स के मॉडल का। तो मैं आप सभी के लिए यह लगभग 80 क्वेश्चनों की जो है वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। जैसे कि आपका सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए हमारी मास्टर वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हुई थी, ठीक उसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार से रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। दोस्तों, मैंने इस पर आपको एक वीडियो पहले बनाई थी 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर। अगर आपने वो नहीं किया है तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसको भी कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपका जितने भी बीए के एग्जाम होंगे उनका आपको सभी का एनालिसिस भी इस चैनल को माध्यम से जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है, देखिए कैसे है। देखिए, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। देखिए, जो हमारा ब्रिटिश शासन था उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? पहले आत्मनिर्भर थी। कैसी थी? आत्मनिर्भर थी। दोस्तों, मैंने ना इसमें डायरेक्ट वन लाइनर में आपका ये पूरा पेपर बनाया है, और जहां पर मुझे लगा है कि आपको ऑप्शन देने की जरूरत है मैंने वहां पर ऑप्शन भी रखा है, तो आपको इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला सवाल, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। देखिए, जो हमारी प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि एवं ग्राम प्रधान थी। कैसी थी? कृषि एवं ग्राम प्रधान थी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सन 1947 तक किसका उपनिवेश था? देखिए, जो हमारा इंडिया है वो आजादी से पहले किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। किसका था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? देखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं ना आपको इतनी बार जो है बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ना ये बहुत बेनिफिट देगी, आपसे वादा है। भारत में रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? किसने की थी? ये की थी किसने? थॉमस मुनरो ने। किसने की? थॉमस मुनरो ने। देखिए अगला सवाल, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में कितनी कृषि व्यवस्थाएं प्रचलन में थी? कितनी थी? 3 कृषि व्यवस्थाएं थी जो वे प्रचलन में थी। देखिए अगला क्वेश्चन, महलवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? देखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका महलवाड़ी जो प्रथा है कहाँ पर लागू हुई थी? हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्या हुई थी? ये लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए, जो हमारी वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? गतिशील है। कैसी है? गतिशील है। अगर आपको ऑप्शन में विकासशील देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए? विकासशील, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में एक प्राकृतिक विपुलता एवं मानव निर्धनता की विडंबना पाई जाती है। यह कथन किसका है? ये कथन जो है आपका, ये है जथार व बेरी का। किसका है? जथार व बेरी का ये कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व उपयोग के आधार संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला सवाल, सेवा क्षेत्र में गतिविधियां शामिल है जैसे, जो हमारा सेवा क्षेत्र है उनमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है? आपका परिवहन आता है, संचार और बैंकिंग हमारे किस क्षेत्र में आते हैं? परिवहन क्षेत्र में आते हैं, सॉरी दोस्तों, सेवा क्षेत्र में आते हैं। बट चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती? देखिए, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में जो है लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। देखिए अगला सवाल, भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? देखिए, एक एक क्वेश्चन ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन ना मैंने पूरे रिसर्च के साथ बनाया है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन
सभी सारे लेकर आया हूँ। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? देखिए जो हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी फसल लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है? देखिए जो आपका लेटेराइट मिट्टी से संबंधित फसल है वो है बागानी फसलें। जो हमारी बागानी फसलें हैं वो लेटेराइट मिट्टी में क्या की जाती है? उगाई जाती है। चलिए अगला सवाल, निम्न वृक्षों में से कौन मानसूनी वनों में संबंधित है? देखिए जो हमारा मानसूनी वृक्ष है वो है आपका सागौन। कौन सा है? सागौन है। काली मिट्टी संबंधित है। देखिए जो हमारी काली मिट्टी है ये किससे संबंधित है? ये है आपका किससे? कपास के उत्पादन से। किससे? कपास के उत्पादन से जो है हमारी काली मिट्टी जो है संबंधित है। यानी कि कपास की सर्वाधिक खेती किसमें की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, भारत में किस देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? देखिए जो हमारा भारत है, भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश से आते हैं? वो आते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। किससे आते हैं? बांग्लादेश से सबसे ज्यादा प्रवासी क्या आते हैं? भारत में आते हैं। भारत में उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? अब जो है सर्वाधिक प्रवासी आए ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ये है आपका हमारे उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। देखिए जो आपका प्रकाश का प्रतिकर कारक है क्या है? शिक्षा है, मनोरंजन है या रोजगार है? देखिए शिक्षा भी है, मनोरंजन भी है, आपका रोजगार भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में उपरोक्त सभी मिले, क्या मिले? ध्यान दीजिए, उपरोक्त सभी मिले या आपका ये सभी मिले, उपरोक्त सभी मिले या ये सभी मिले या ए व बी दोनों मिले, तो अगर आपको उसमें आंसर का नहीं पता लग रहा है ना तो आप इन दोनों तीनों को ही जो है प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आजीविका भी है, विवाह भी है, शिक्षा और वृत्ति का भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अगला सवाल, निर्धनता का आपका आर्थिक कारण है। देखिए जो हमारी निर्धनता है उसका आर्थिक कारण क्या है? कृषि का पिछड़ापन भी है, आपका औद्योगिक पिछड़ापन भी है, पूंजी का दोषपूर्ण संचय भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। निर्धनता का सामाजिक कारण है, पहले तो था हमारा आर्थिक कारण, अब है हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कौन कौन से? कर्म कांडों पर ध्यान का अपुव्यय, ठीक है, दूषित पिछड़ापन और आपका गंदी बस्तियां। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी हमारे इसके निर्धनता के सामाजिक कारण हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल, असमानता बताने वाला सर्वाधिक सरल तरीका है, वो है आपका लोरेंज वक्र। क्या है? लोरेंज वक्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धनता का भौगोलिक कारण है। देखिए जो हमारा निर्धनता है उसका मैंने आर्थिक कारण बताया, सामाजिक कारण बताया, अब है हमारा भौगोलिक कारण। क्यों है? प्रकृति का प्रकोप, प्रतिकूल जलवायु और एवं भी दोनों, ये दोनों हैं हमारे। तो राइट आंसर सी है। देखिए अगला क्वेश्चन, समानता का मापन किससे करते हैं? देखिए जो हमारी असमानता है उसका मापन करते हैं हम लोरेंज वक्र से। किससे करते हैं? लोरेंज वक्र से करते हैं। CMIE के अनुसार 2021 में भारत की शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? तो कितनी थी ये थी आपकी 10.7%, यानी कि 10.7%। देखिए अगला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मनरेगा के अंतर्गत किस ग्रामीण व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? देखिए जो हमारा मनरेगा है इसमें मैक्सिमम मतलब कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? वो मिल सकता है 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का मिल सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में बेरोजगारी मापन की कौन सी विधि आपका MMSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? देखिए सामान्य लाई जाती है, चालू नहीं लाई जाती। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चालू साप्ताहिक भी लाई जाती है और चालू दैनिक भी लाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखिए, 30वां क्वेश्चन,
अल्पकालिक ऋणों की अवधि कितनी होती है। जो हमारा अल्पकालिक, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और कालिक होता है समय, यानी कि थोड़े समय के लिए जो ऋण लिया जाता है उसकी अवधि कितनी होती है, 15 महीने से कम होती है। कितनी होती है, 15 महीने से उस ऋण की जो है अवधि होती है। चलिए अगला सवाल, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है वो बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है, जून जुलाई में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, रबी की फसल सरसों लकड़ी होती है, जी नहीं, सरसों ककड़ी नहीं होती। रबी की फसल होती है सरसों और जौ, ठीक है। देखिए, जायद की फसल कौन सी होती है, मूंग और सब्जियां। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सी एक कृषि प्रणाली का वर्णन करती है। जहां एक बागानी फसल उगाई जाए तो कौन सी हो जाएगी, वृक्षारोपण कृषि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वृक्षारोपण हो जाएगी। ऑप्शन में आपको बागानी कृषि भी दिया जा सकता है। बागानी कृषि क्या हो जाएगा, बागानी कृषि इसका हो जाएगा गलत आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दुग्ध को अग्रणी दुग्ध में अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम है। देखिए, आपको बताना है दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद। देखिए, दूध उत्पादन में जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका भारत। सबसे ज्यादा दूध किसमें उत्पादित होता है, भारत में। दूसरे नंबर पर यूएसए में, तीसरे में चीन में, और चौथा रूस में। चलिए आगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति कब अपनाई गई। ये अपनाई गई थी आपका 28 जुलाई सन 2000 में। कब अपनाई गई थी, 28 जुलाई सन 2000 में। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। एक बार आप इसको वैसे पढ़ लीजिएगा, एक बार आप इसको डबल स्पीड में पढ़ लीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कृषि के समग्र विकास में वृद्धि के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी क्रांति है। ये है आपकी सदाबहार क्रांति। कौन सी है, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति के लिए 3 साल में रोड मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया। ये किया गया था आपका नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। CACP का दूसरा नाम क्या है। सॉरी दोस्तों, CACP की फुल फॉर्म क्या है, C फॉर कमीशन, A फॉर एग्रीकल्चर, कास्ट एंड क्या होता है, प्राइजेज। ये हो जाए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। ऊर्ध्वाधर कृषि प्रणालियों की संरचना के सामान्य विकल्प कौन से हैं। कौन से हैं, इमारतें भी हैं, शिपिंग कंटेनर भी है, सुरंगें भी हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी। ऊर्ध्वाधर खेती के लाभ हैं। देखिए, जो हमारी ऊर्ध्वाधर खेती है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, मौसम का प्रतिरोध भी होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, कृषि क्षमता होती है। तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। सन 2002 में जब देश अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। यह घोषणा पहली बार कब की गई, यह की गई थी आपकी 28 फरवरी सन 2016 में। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। सरकार ने किसानों की दोगुना आय करने के लिए उद्देश्य से कौन सी समिति बनाई थी। ये समिति बनाई थी आपकी दलवाई समिति। कौन सी थी, दलवाई समिति बनाई थी आपकी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखना है। क्या है ये, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है। रोम कहाँ पर पड़ता है, इटली में। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार है और आर्थिक विकास के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देता है, ये है आपका विश्व पर्यटन संगठन। कौन सा है, विश्व पर्यटन संगठन जो है इसका सही और राइट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हम देखिए क्वेश्चन अगला, किसान क्रेडिट योजना कब लागू हुई। यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है KCC की फुल फॉर्म क्या है, किसान क्रेडिट योजना। देखिए अगला सवाल, सॉरी दोस्तों, यही सवाल है। KCC है जो आपका, इसकी जो है ये कब लागू किया गया या कब आरंभ किया गया था आपका 1998 से 1999 में। देखिए अगला सवाल, दीर्घकालिक अनाज नीति का संबंध किससे है। ये है आपका अभिजीत समिति। कैसी है, अभिजीत समिति से है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय कृषि सीमा योजना कब आरंभ की गई। ये की गई थी आपकी 22 जून 1999 को। कब की गई थी, 22 जून 1999 को जो है आपकी कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। नवीन राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई। ये की गई थी आपकी 15 अप्रैल
2005 को। ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने ना इसमें एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया है। आप ये जितने भी क्वेश्चन है इनको तो आपको बिल्कुल याद करके ही जाना है। अगर आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक बार और जो है अपना मॉडल का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे मैंने उनका जो है निचोड़ निकाल लिया है। देखिए आगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में है आपका नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन है? भारत में ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। भारत में कौन है? ये है आपका एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन भारत में क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। देखिए अगला सवाल, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। जो आपकी ये बुक है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। कहाँ से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये बुक जो है हैंडबुक फॉर एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? ये है आपकी किसी इकाई में संयंत्रों व यंत्रों के लिए निवेश का मान। देखिए अगला सवाल, SIDO की स्थापना कब हुई? ये जो आपका SIDO है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। लघु उद्योगों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत है, ये है आपका बैंक ऋण। क्या है? बैंक ऋण। दोस्तों जब भी आपका ये पेपर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको एनालिसिस भी 100% तरीके से इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे, किसे पारंपरिक उद्योग या ग्रामीण उद्योग के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है कुटीर उद्योग को। किसको जाना जाता है? कुटीर उद्योग को ग्रामीण उद्योग के नाम से या पारंपरिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में किस उद्योग के सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? देखिए सबसे ज्यादा लोग जो है वो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। कहाँ पर? भारत में। कपास का उद्योग एक है, ये है आपका कृषि पर आधारित। क्या है? कृषि पर आधारित एक जो है उद्योग है आपका कपास या कपड़ा उद्योग। टिस्को है, ये जो आपका टिस्को है ये एक निजी क्षेत्र का क्या है? उद्योग है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है। देखिए अगला सवाल, दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो था औद्योगिकरण। और अगर पूछ लिया जाए पहली का क्या था? पहली का था कृषि। पहली का क्या था? कृषि था। चलिए आगे देखिए 59वां सवाल, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? देखिए भारत में जो औद्योगिक नीति है वो की गई थी, इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को पहली बार जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई थी। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? जो आपकी पहली औद्योगिक क्रांति है वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। कहां पर हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ये की गई थी आपका 24 जुलाई 1991 में। किसने की थी? कब की थी? 24 जुलाई 1991 में हुई थी। देखिए 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनों को रखा गया था? 18 को रखा गया था। देखिए आगे, भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति उन्मुख है। ये है आपका वैश्वीकरण की ओर। जो हमारी औद्योगिक नीति है वो किसकी ओर बढ़ रही है? वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। निम्न में कौन औद्योगिक योजना के अंतर्गत नहीं आता? ये जो आपकी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका औद्योगिक योजना के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए आगे, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने की सबसे पहली स्थापना किसकी की गई थी? जी आपका ये है क्वेश्चन कि औद्योगिक वित्त जो है देने के लिए सबसे पहले कौन सी स्थापना की गई? किसकी स्थापना? IFCI की स्थापना सबसे पहले की गई थी। देखिए जो आपका ये IFCI है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में की गई थी। भारत में IDBI की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1964 में। जितने भी आपका ये मैं मुख्यालय और स्थापना बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको तो आपको एकदम से याद रखना है। UTI का पूरा नाम क्या है? देखिए जो हमारा UTI है इसका पूरा नाम होता है यूनिट ट्रस्ट फॉर इंडिया। क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट फॉर इंडिया होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है GDP में तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अंश बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो हमारी GDP में जो तृतीय क्षेत्र का अंश है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। भारत में सेवा कर कब से लगाया गया? देखिए जो आपका सर्विस टैक्स है वो लगाया गया है 1994 से। और वर्तमान में भारत में कितने सेवाओं
को सेवा कर में शामिल किया गया है। कितनी सेवाओं को? 119 टाइप की जो हमारी सर्विस है उनको जो है टैक्स में जो है शामिल किया गया है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये है आपका अखबारी कागज के लिए। क्या जाना जाता है? नेपा नगर को जाना जाता है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। देखिए जो भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है वो है आपका सूती कपड़ा। क्या है? सूती कपड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ये है आपका चौथा स्थान। यूपी की सीमा किस देश से मिलती है? देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा एकमात्र देश किससे मिलती है? नेपाल से मिलती है। देखिए आगे क्वेश्चन, यूपी की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? देखिए जो हमारा यूपी है उसकी सीमा मिलती है 9 राज्यों से। देखिए आज के जो है हमारा सेट उसका अंतिम क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें जो सबसे सर्वाधिक जो है आपका सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है वो है आपका ऊपरी गंगा पर। किस पे है? ऊपरी गंगा नहर पर जो है हमारे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन है। दोस्तों ये थे हमारे आज के लगभग 70 क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने जो है बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको एनालिसिस भी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, मैंने आपको बता ही दिया है, और हर एग्जाम से पहले आपको इसी प्रकार से मास्टर वीडियो इसी चैनल के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और आप एग्जाम देने के बाद जो है इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया हमें आपकी वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब इस पेपर के एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।